क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एग्जामिन द नेचर ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5 इंटू एक्स प्लस आयटा वाई डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 10 एक्स टू द पावर 4 वाई टू द पावर 10 फॉर जेड नॉट इज इक्वल टू 0. ओके, एंड एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 फॉर जेड इज इक्वल टू 0. बेटा ये इक्वल टू साइन है. फॉर जेड इज इक्वल टू 0 इन ए रीजन इंक्लूडिंग द ओरिजन. क्वेश्चन ये है मेरा कि फंक्शन की वैल्यू ये दे रखी है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 4 एक्स प्लस के आल्टा वाई डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 10 फॉर जेड नॉट इज इक्वल टू 0. यानी जब जेड नॉट इज इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, और जब z इज इक्वल टू 0 है, ये z इज इक्वल टू 0 है, गलती से गलत लिख दिया. जब z इज इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0 है. आपको फंक्शन की नेचर बतानी है, इंक्लूड द ओरिजन, ओरिजन को इंक्लूड करते हुए, यानी ओरिजन के ऊपर जो है फंक्शन की नेचर बतानी है. आपको ये बताना है कि फंक्शन जो है क्या कहें, डिफरेंशिएबल है, या फंक्शन डिफरेंशिएबल होने का मतलब ये है कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं. ओके, आगे की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट आपको बता देना चाहता हूँ, जिसके अंदर जो है ना ज़्यादातर दो दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, आईआईटी के स्टूडेंट्स हों, या फिर अदर यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हों, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये चेक कैसे करें. ध्यान से सुनना बेटा, एनालिटिक फंक्शन होने की नेसेसरी कंडीशन जो होती है वो होती है CR इक्वेशन. अगर कोई फंक्शन कोची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब ये निकलता है कि फंक्शन एनालिटिक हो भी सकता है और नहीं भी, कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ एक तरफ से नेसेसरी कंडीशन है, आप आगे चेक कर सकते हो. अब सवाल पैदा ये होता है कि ये CR इक्वेशन क्या होती है. CR इक्वेशन होता है डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स. ये नेसेसरी कंडीशन होती है एनालिटिक फंक्शन को चेक करने के लिए. सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है? ये जो मैंने CR इक्वेशन बताई है, डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल वाई, ये जो चार पार्शियल डेरिवेटिव हैं ये कंटिन्यूअस होने चाहिए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के केस में. अगर ये चार डेरिवेटिव, चारों के चारों डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के केस में हमारे पास कंटिन्यूअस हैं तो मैं कहूँगा कि फंक्शन एनालिटिक है, अदरवाइज एनालिटिक नहीं है. दूसरी बात, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मैं डायरेक्टली कहूँगा कि फंक्शन एनालिटिक है, और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो नहीं है. सिंपल सा कंसेप्ट है यार, बहुत सिंपल सी थ्योरी बता रहा हूँ, पूरे एनालिटिक फंक्शन का निचोड़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको मैं. ओके, चलते हैं. हम लोगों को जो गिवन है बेटा वो दे रखा है कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5 एक्स प्लस के अल्टा वाई डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 वाई टू द पावर 10. ओके, और हम जानते हैं एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू होता है यू प्लस अल्टा वी के. ये तो आप जानते ही हो भाई, एफ ऑफ जेड किसके बराबर होता है? यू प्लस आयोटा वी के. मैंने कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद भाई ये देखो आप, हर वाले पार्ट के अंदर आयोटा वाला पार्ट नहीं है. ओके, तो डायरेक्ट मैं कंपेयर कर सकता हूँ, या कंपेयरिंग करने से पहले मैंने डायरेक्टली गुना कर दिया इसका. मेरे पास एफ ऑफ जेड निकला एक्स टू द पावर 3 वाई टू द पावर 5 प्लस के आयोटा एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 वाई टू द पावर 10 इज इक्वल टू यू प्लस के आयोटा वी. मैंने डायरेक्ट यहाँ से रियल और इमेजनरी पार्ट, यानी आर और आई, रियल और इमेजनरी पार्ट को मैंने इक्वेट किया. मेरे पास रियल पार्ट ये निकल करके आया और इमेजनरी पार्ट मेरे पास ये निकल करके आया. आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो. ओके, आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो. मेरे को चेक करना है 8x इज इक्वल टू 0 के ऊपर, 8.x इज इक्वल टू 0, या मैंने गलत बोल दिया x इज इक्वल टू 0. आपको चेक करना है 8.z इज इक्वल टू 0 के ऊपर. ओके, फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं, या फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट होता है कि नहीं, दिस द पॉइंट. और इसका फार्मूला होता है 8z इज इक्वल टू 0 के ऊपर f डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 0 f ऑफ z प्लस के 0 माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई z माइनस 0. ये फंडामेंटल फार्मूला है. मैं कहना चाह रहा हूँ इज एग्जिस्ट, यहाँ इज एग्जिस्ट का मतलब ये निकलता है, आप इस चीज़ को जानते हो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आल्टा वाई होता है. अगर आप
अलग अलग रूट अलग अलग पाथ से ये लिमिट निकालने की कोशिश करोगे और अलग अलग रूट अलग अलग पाथ से आपके पास यूनिक यानी एक लिमिट निकल करके आती है, आप कहोगे कि लिमिट एग्जिस्ट है। और अगर ऐसा नहीं होता है आप कहोगे लिमिट नॉट एग्जिस्ट है। और अगर लिमिट नॉट एग्जिस्ट हुई तो ये वैल्यू f'0 एग्जिस्ट नहीं होगी। और अगर f'0 एग्जिस्ट नहीं हुई तो आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। सवाल पैदा ये होता है कि सर हम किस पॉइंट के ऊपर कहाँ कहाँ चेक करें। आपकी मर्जी है, y=0 पर चेक कर सकते हो, x=0 पर चेक कर सकते हो, x=1 2 3। आगे क्वेश्चन का अगला पार्ट है जो मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, इसको मैं आपको बताऊंगा कि आप कहीं भी चेक कर सकते हो। ओके, सो दैट f'0 होगा लिमिट z टेंस टू 0 और f(z+0) की वैल्यू f(z माइनस f(0) डिवाइडेड बाई z। ओके, आगे देखना है बेटा, आगे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखना है। आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है देखना आप, ये z=0 है, यहाँ इक्वल साइन है, f(z) कितना दिया हुआ है 0 है। जब आप z की वैल्यू यहाँ 0 पुट करोगे तो f(0) की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, f(0) हो जाएगा आपके पास 0। ओके, क्लियर है ना। ये z≠0 नहीं है, z=0 ये है, z≠0 पर फंक्शन की वैल्यू ये दी हुई है। ओके, मैंने इसी कंसेप्ट का यूज़ किया, z=0 पर फंक्शन की वैल्यू मेरे को 0 दे रखी है, मैंने वैल्यू डाली, मेरे पास निकला लिमिट z टेंस टू 0 f(z)/z। ओके, नाउ मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ f'0 जो कि बराबर है लिमिट z टेंस टू 0। मैंने वैल्यू डाली डायरेक्टली, देखो आप, मेरे पास वैल्यू है f(z) की, f(z)/z। f(z) की वैल्यू की बात करता हूँ क्या है, देखो आप, f(z) की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली ये रखी हुई है, मैंने डायरेक्ट वैल्यू डाली x⁻³ y⁵ प्लस आल्टा x² y⁻6 डिवाइडेड बाई x⁴ y⁻10। मैंने वैल्यू डाली डायरेक्ट, ये f(z) की वैल्यू, ये वैल्यू डाल दी मैंने x⁻³ y⁵ प्लस आल्टा x² y⁻6 डिवाइडेड बाई दिस, और साथ में मैंने z की वैल्यू भी डाल दी, इस z की वैल्यू डाली जो कि z कितना होता है भाई, x प्लस आल्टा y होता है, आल्टा y आप जानते हो, x प्लस आल्टा y वैल्यू डाली, और ऊपर से मैंने x⁻² y⁵ कॉमन ले लिया, ऊपर मेरे पास बचा x प्लस आल्टा वाई, नीचे मेरे पास पहले से ही x प्लस आल्टा वाई है, x प्लस आल्टा वाई से x प्लस आल्टा वाई मैंने कैंसिल कर दिया। मेरे पास f'0 की जो वैल्यू आई, देखो आपके सामने है, यहाँ से f'0 की जो वैल्यू निकल करके आई x² y⁵ डिवाइडेड बाई x⁴ y�10। मेरे पास f'0 की वैल्यू डायरेक्टली ये निकल गई। ओके, अब यहाँ से चेक करना है जिसकी बात मैं अभी आपको बता रहा था, आपकी मर्जी है। मैंने कहा कि नाउ अलोंग द पाथ y=0, आप चाहो तो y=a के अलोंग भी चल सकते हो, y=b के अलोंग भी चल सकते हो, y=mx के अलोंग भी चल सकते हो, y=c के अलोंग भी चल सकते हो, आपकी मर्जी है। आप जो भी रूट यहाँ से सेट करो आप उसी रूट से चल सकते हो। दो चीज़ें होती हैं, जो IIT चेन्नई के जो राइटर है पुन्नुसामी या JP कसाना, मेरे नाम याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, पियर्सन पब्लिकेशन की उनकी जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जो बुक है, वो अपनी किताब के अंदर सीधा सीधा लिखते हैं कि लिमिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। IIT रुड़की के IIT कानपुर के जो राइटर हैं गुप्ता, प्रगति पब्लिकेशन से जो जुड़े हुए हैं, वो अपनी बुक के अंदर साफ साफ लिखते हैं कि लिमिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। ओके, सॉम सीरीज जो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बुक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर, टाटा वालों की, MC मैकग्रा-हिल वाले, वो भी सीधा सीधा लिखते हैं कि जी लिमिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, जिसकी वजह से आप किसी भी रूट से जा सकते हो। आप y=0 से चले जाओ, y=x से चले जाओ, y=mx से चले जाओ, लेकिन कंडीशन आपके पास क्या होनी चाहिए कि आपकी जो लिमिट है ना, ये हर बार एक ही निकल करके आए, इसकी वैल्यू अलग अलग ना हो। अगर हर बार एक निकल करके आती है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन एनालिटिक है, और अगर ये चेंज होती है तो फंक्शन एनालिटिक नहीं है। रही बात इन वैल्यूज़ की, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यूज़ आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी तो कुछ भी।
y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू 6x, x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू x स्क्वायर, x इज इक्वल टू x की पावर 3 एंड सो ऑन, डजेंट मैटर। क्लियर है ना? चलते हैं, पहले वाला रूट सेट किया y इज इक्वल टू 0 का, तो मेरे पास निकला एफ डैश 0 की वैल्यू निकली, यहाँ मैंने y की वैल्यू 0 डाली, एक्स स्क्वायर गुणा 0 डिवाइडेड बाई 0 इंटू एक्स की पावर 4। आपको भी देख रहा है मेरे पास रिजल्ट निकल करके आया कितना भाई, ध्यान से देखना है, ऊपर वाला पोर्शन 0 हो चुका। ओके, क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अब मैंने दूसरा रूट लिया y इज इक्वल टू एक्स, और अगर आप इसको जो है 0/x टू दी पावर 4 है, 0/0 की फॉर्म बन रही है, अगर आप इसके ऊपर 0/0 को की फॉर्म से जो है अगर दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहो तो आगे भी सॉल्व कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा सॉल्व, तब भी 0 ही निकल करके आएगा। आप ऊपर वाले का 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, नीचे वाले का 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, ऊपर 2x निकलेगा, नीचे जो है 4 या 12x स्क्वायर निकलेगा, फिर ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करोगे, नीचे 0 नहीं हो जाएगा, ऊपर 0 हो जाएगा, अर्थात ये डायरेक्टली 0 ही होगा। आपके माइंड के अंदर यहाँ से ये क्वेश्चन पैदा हो सकता था कि सर आपने इसको डायरेक्टली 0 के बराबर क्यों रख दिया? बेटा मैंने 0 के बराबर इसलिए रख दिया क्यों, जब आप ऊपर वाले को, ये 0/0 फॉर्म है, आप ऊपर वाले को एक बार डिफरेंशिएट करोगे 2x निकल करके आएगा, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करोगे 4x की पावर 3 निकलेगा, फिर ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करोगे ये निकलेगा 2, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करोगे 12x स्क्वायर, और जब आप यहाँ से डिफरेंशिएशन करोगे ऊपर वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, अर्थात ये 0 आ जाएगा। समझ आ रही है ना? इसलिए मैंने शॉर्ट में 0 रखी, इंडिटरमिनेंट फॉर्म है 0/0 वाली। आगे चलता हूँ, अब मैं चला हूँ दूसरे रूट से, y इज इक्वल टू एक्स से अगर मैं चलने की कोशिश करता हूँ तो डायरेक्टली मैंने y इज इक्वल टू एक्स पुट किया इसके अंदर, ये देखो आप, यहाँ मैं y इज इक्वल टू एक्स पुट करूँगा तो एक्स स्क्वायर तो पहले से ही था, y की पावर 5 की जगह x की पावर 5, x की पावर 4 मेरा एज इट इज, y की पावर 10 की जगह x की पावर 10, y की पावर 10 की जगह x की पावर 10। ओके, ऊपर x की पावर 7 हुआ, नीचे x की पावर 4 मैंने कॉमन ले लिया, 1 + x की पावर 6, इस पावर 4 से पावर ये ख़त्म, ऊपर मेरे पास बचा x की पावर 3, नीचे 1 + x की पावर 6। ओके, जब आप इसको, ये भी 0/0 फॉर्म है, समझो आप, ये भी 0/0 फॉर्म है, जब आप ऊपर वाले को, और यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 है, जब आप ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करोगे निकलेगा 3x स्क्वायर बटे नीचे निकलेगा 6x की पावर 3 5, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, तिबारा डिफरेंशिएट करोगे, 2-3 बार डिफरेंशिएशन के बाद ऊपर वाला स्टेप जो है मेरा 0 हो जाएगा, अर्थात वैल्यू 0 निकल करके आएगी। क्लियर? आगे की तरफ चलता हूँ। अगर बाय चांस 2 रूट से चला मैं, आप समझने की कोशिश करना, पहले इस रूट से चला वैल्यू 0 निकल करके आई, अब इस रूट से चला वैल्यू 0 निकल करके आई, फिर मैं इस रूट से चलने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, मैं किसी भी रूट से जा सकता हूँ, अर्थात आप इस चीज़ को जानते हो, मैथमेटिक्स में एक भी जगह अगर कंट्रावर्सी, यानी अगर आप एक भी जगह कंडीशन फेल होती है आपकी, तो जाहिर सी बात है आपका क्वेश्चन या आपका कंसेप्ट गलत हो चुका, अर्थात कंडीशन फेल। चलते हैं आगे की तरफ। अब की बार मैंने रूट पकड़ा x स्क्वायर इज इक्वल टू y की पावर 5। चलो भाई, मैंने वैल्यू डाली, x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना डाला मैंने, y की पावर 5 डाला, और वैल्यू डाली यहाँ x स्क्वायर y की पावर 5 के अंदर मैंने वैल्यू डाली, ये मेरा f डैश 0 है, x स्क्वायर y की पावर 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर y की पावर 10, y की पावर 5 की जगह मैंने डाला x स्क्वायर, तो y की पावर 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की पावर 10 बराबर होगा x की पावर 4। आप इसका स्क्वायर करके देखो, ठीक, ऊपर निकला मेरे पास x की पावर 4, नीचे निकला x की पावर 4, x की पावर 4 से तो x की पावर 4 कैंसिल, बराबर निकल गया 1/2। अब देखो बेटा, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब आप इस रूट से गए आपके पास रिजल्ट 1/2 आया, जब आप इससे पहले 2 रूट से गए, इस रूट से आए, जब आप इस रूट से आए और इस रूट से आए, आपके पास रिजल्ट 0 आया, और इससे अगले वाला रिजल्ट भी आपके पास 0 आया। इस रूट से रिजल्ट सेम। आपने तीसरा रूट पकड़ा लिमिट के लिए, आपने ये वाला रूट लिया, रिजल्ट 1/2 आ चुका। और मैं आपको बोला था अभी कि अलग अलग रूट से चलने के बाद अगर आपके पास लिमिट की वैल्यू यूनिक आती है, ओके, इफ़ वी मूव अलोंग द डिफरेंट पाथ्स एंड वी कैलकुलेट द यूनिक लिमिट, देन द लिमिट इज एग्जिस्ट, अदरवाइज लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट। सीधी सी बात है, अलग अलग रूट से अगर आपके पास
यूनिक लिमिट आती है तो लिमिट एग्जिस्ट होगी, और अगर लिमिट एग्जिस्ट होगी तो फंक्शन एनालिटिक होगा या फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, सो दैट डिफरेंट पाथ मैं कह रहा चाह रहा हूँ, सो दैट द लिमिट अलोंग द डिफरेंट पाथ इज नॉट यूनिक, सो फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट z इज इक्वल टू 0, और यही मेरा प्रूफ था। आपका अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। इस लेक्चर के अंदर बस इतना ही।